स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, यानी स्पेस एक्स स्टेनलेस स्टारशिप का अपडेट के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए, स्टारशिप अभी से पहले तक हवा में चल रहा था, लेकिन अब कुछ बड़े बड़े चीज़ हो गए, जिसमें सबसे बड़ा है कि स्पेस एक्स को स्टारशिप मतलब जो बना रहा है, स्पेस एक्स के पास फाल्कन 9 का सपोर्ट है पूरा। उसके सारे बुकिंग चल रहे हैं, नासा उसे ह्यूमन रेटिंग भी कर चुका है, एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जा चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं। तो वो बम बम फाल्कन 9 इक्वल्स बम बम, उनमें उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टारशिप पे अभी कोई रिक्वेस्ट भी नहीं है कि नहीं आप स्टारशिप बनाओ, हम ये आपको थोड़ा सा प्री बुकिंग कर देते हैं, उससे आपको पैसा मिल जाएगा, आप कंप्लीट करो फिर हम उसका इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप रिसेंटली ध्यान दिए होंगे तो स्पेस एक्स का मून का एक अलग वेरिएंट बनाया गया है, और ये वेरिएंट को नासा सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है आप इसको कंप्लीट करो, तब जब आके हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और मतलब इसका जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो सब भी करेंगे। तो एक तो इनको ये थोड़ा सा बूस्ट मिला कि नासा अब इस पर थोड़ा सीरियस हो गया है। फिर दूसरा बात बनता है कि इन्होंने रिसेंटली फुल फ्यूल टैंक का, मतलब मैंने एक बार पहले भी अपडेट बनाया था, उस टाइम वो पहला लॉन्च किए थे, तो पहले लॉन्च और अभी के लॉन्च में बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन फ्यूल टैंक जो है वो फुल बना चुके हैं कि मतलब कितना मीथेन का साइज होगा, कितना कैरिंग करेंगे, ये सारा डिपार्टमेंट हो गया। तो मतलब स्टैक हाइट कंप्लीट हो चुका है। और रैप्टर इंजन जो है उसका भी पूरा टेस्टिंग हो चुका है। रैप्टर इंजन का मतलब इनका एंड गेम, मतलब कहाँ पे ये पहुंचना चाहते हैं वो है कि हर दिन एक रैप्टर इंजन बना सके, मतलब इनकी फैक्ट्री से पर दिन एक रैप्टर इंजन निकले। ये बहुत धीमा है, क्योंकि आप समझिए कि अगर गाड़ी के मामले में देखें तो पर घंटे 100 तक निकल सकते हैं कभी कुछ केसेस में। तो गाड़ी के हिसाब से देखें तो वो बहुत तेज है, लेकिन अभी इनका स्पीड जो है करीब 1 से 2 हफ्ता लग रहा है इनको पर इंजन के लिए, जो कि बाकी सबसे बहुत तेज है। लेकिन मतलब इनका खुद का स्पीड, जो स्पीड इनको चाहिए वो है 1 इंजन प्रतिदिन। अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो इसका दाम कम नहीं होगा। तो ये सब बड़े बड़े इवेंट्स हुए, जैसे कि रैप्टर इंजन का सक्सेसफुल स्पीड बढ़ना, मतलब जहाँ पे कुछ महीने लग रहे थे वहाँ से एक हफ्ते के अंदर निपटा लेना, नासा का सपोर्ट मिलना, और फ्यूल टैंक का जो टेस्टिंग था, क्रायोजेनिक टेस्टिंग, वो सब हो जाने के बाद इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। अब बात करते हैं ये सब बनाएंगे तो बनाएंगे कहाँ। आप ये समझिए फाल्कन 9 में बहुत सारी गलतियां थी जो स्पेसएक्स को करना पड़ा। मतलब स्पेसएक्स का आप खुद ही देखना चाहें, फाल्कन 9 का ब्लॉक 1 देखें वर्सेस ब्लॉक 5 देखें, दोनों सेम रॉकेट लगेगा भी नहीं कि भैया ये दोनों सेम ही कंपनी ने बनाया, मतलब जमीन आसमान का अंतर है। एक 10 टन ले जाता है, एक 22 टन ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गलती उन्होंने किया, सीखा उससे, समझा। उसमें एक समस्या बहुत था, जैसे कि रॉकेट आप ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा पतला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएस का लॉ है कि रोड पे कोई भी चीज़, मतलब हाईवे का कोई भी रोड अगर बनता है तो उसमें जो ऊपर फ्लाईओवर हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, तो उसके नीचे का क्लियरेंस 4.2 मीटर ऐसे करके कुछ है, कि किसी भी हालत में उससे नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, कुछ भी, मतलब 4.2 मीटर आराम से जा सके। तो स्पेसएक्स शुरू शुरू में इतनी छोटी कंपनी थी कि उनको रोड पे बना के ही सब चीज़ इधर उधर करना था। तो पूरा रॉकेट ऐसा बनाया गया था कि रोड से आराम से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो अब उनके उसी कारण से वो बहुत पतला हो गया, वो अच्छा एफिशिएंट आर्किटेक्चर नहीं होता। तो इस बार ये मोटा कर रहे हैं, डायमीटर सबसे पहले बड़ा कर रहे हैं। हाइट में ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन डायमीटर बहुत बड़ा है। तो डायमीटर बड़ा करने में दिक्कत क्या होता है, इधर से उधर ले जाना बहुत फजीयत होता है। उसका सोल्यूशन, एक ही जगह पे सब चीज़ करो। मतलब ये इनको बोका चिका फैसिलिटी जो बनाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा स्पेस पोर्ट बनाने का बात कर रहे हैं, यानी कि यहीं पे मटेरियल्स आएंगे, रॉ मटेरियल जैसे स्टील हो गया, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स हो गया, फ्यूल हो गया, लुब्रिकेशन हो गया, इंजन हो गया, सब चीज़ आएगा यहाँ पे। यहीं पर रॉकेट बनाया जाएगा, यहीं से लॉन्च किया जाएगा, और यहीं पे लैंड कराया जाएगा और फिर से करेंगे। तो ये एकदम अलग तरीके का सोच पे चल रहा है, मतलब वर्टिकल इंटीग्रेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं कि भैया इसको ट्रांसपोर्ट करने का झंझट ही हटाओ। तो ये बहुत अच्छे स्पीड से बोकोची का फैक्ट्री पे ग्रोथ हो रहा है, और इनका इस ग्रोथ का स्पीड भी खतरनाक है। मतलब बीच में ये 2020 में जब दुनिया तबाह हो गई तो ये स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, लेकिन उसके बाद अब दोबारा दिखने का आ जाएगा, खूब स्पीड चल रहा है। और इनका एक प्लान है, मतलब आने वाले टाइम का प्लान है कि यहाँ पे ये मीथेन भी बना सके, क्योंकि आप धरती में कहीं पर भी ऑक्सीजन बना सकते हैं जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। एटमोसफेयर से निकालना कोई फर्जियत वाली बात नहीं है, मीथेन बनाना थोड़ा फर्जियत है, असंभव नहीं है, लेकिन मतलब थोड़ा सा फर्जियत वाला चीज़ है। वो भी ये करना चाहते हैं, उससे फायदा होगा कि इनको फ्यूल का भी टेंशन नहीं रहेगा। मतलब स्टील ऑब्वियसली अपने पास नहीं बना सकते, लेकिन स्टील इतना बल्क में खरीद सकते हैं कि हाँ 10-12 रॉकेट के लिए पूरा स्टील रखा हुआ है आराम से। फ्यूल लेकिन बहुत खपत होता है, तो इसी कारण से फ्यूल बनाना चाहिए। और इसके अब लॉन्च पैड बनाने का व्यवस्था किया जा रहा है, जहाँ पे वो फ्लेम डाइवर्टर्स हो, फ्रेम स्ट्रक्चर हो, क्योंकि अभी तक जितना भी आप टेस्टिंग देख रहे हैं सब एक इंजन के साथ कर रहे हैं। एक इंजन उतना हुआ नहीं करेगा, लेकिन 20 या 30 इंजन एक जगह पे फायर किया जाए तो ये पूरा जगह उड़ सकता है। इसीलिए अभी नॉइज सप्रेशन सिस्टम, फ्लेम डाइवर्टर्स, ये सब पे काम किया जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भी फुल स्पीड पे मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो ये भी काफ़ी हाई स्पीड पे चल रहा है।
अब बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग पे, जो आप लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि SN3 SN4, तो इनका फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी कंपनी को समझने से पहले, लोगों को समझने से पहले उनकी फिलॉसफी समझिए, वो किस भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क का एक फिलॉसफी है ट्रायल बाय फायर, यानी कि करके देखो होता है कि नहीं होता है, बाद में डिस्कशन करेंगे, बाद में कंप्यूटर पर पीछे पगलाएंगे, पहले करके देखो। तो मतलब एक रफ आइडिया इन्होंने बनाया, चलो बना के देखिए, बनाए, अच्छा कोलैप्स कर गया, अच्छा बनाए, बूम हो गया, क्या प्रॉब्लम था, ऐसे ऐसे करके ये सीखते जा रहे हैं, ट्रायल बाय फायर पे चल रहे हैं। तो मतलब इनका ये बूम बम्बडिंग होना कोई बड़ी बात नहीं, इनका प्लान में रखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। और हर डिज़ाइन में, यानी SN1 SN2 SN3 SN4 SN5, हर में कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। तो ऐसे चेंज कर करके देखते हैं कि अच्छा ये वेल्डिंग टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, ये मर कर देने से मेटल कमज़ोर हो जा रहा है, कोलैप्स हो जा रहा है, ये करने से इतना प्रेशर पे ये कोलैप्स कर रहा है, हर चीज़ ये टेस्ट करके जाते हैं। तो फ़ायदा इनका जो बेस अंडरस्टैंडिंग है वो बम, ऐसा नहीं कि किताब में पढ़े थे कि इस तरह से वेल्डिंग करो, वो चेंज करके देखते हैं क्या इसको और स्पीड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या दिक्कत हो रहा है, अच्छा ये इससे टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जा रहा है तो क्रैक पड़ रहे हैं, क्या होगा अगर वहाँ पे पीछे मतलब वेल्डिंग का रोबोट यहाँ वेल्ड कर रहा है, उसके पीछे में एक हीटर लगाते रहें ताकि वो मतलब धीरे धीरे ठंडा हो, क्रैक ना पड़े। बहुत सारी चीज़ ऐसे ही करके, इसी कारण से स्पेसएक्स इतना स्पीड से ग्रोथ किया है, क्योंकि रुक नहीं रहे हैं, सब चीज लिखा हुआ है तो बस पढ़ लो, नहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करो। तो ये फिलॉसफी के कारण ये बम चले। और अभी अगर आप देखना चाहेंगे, जो लोग वहाँ पे कुछ लोग का तो घर ही अगल बगल, मतलब इस एरिया के पास घर है, तो वहाँ पे बोकोची का गाल करके एक मतलब समझिए पर्सन का पूरा एक यूट्यूब अकाउंट बना हुआ है, सिर्फ यहीं का लाइव स्ट्रीमिंग करता है 24/7। तो मतलब खूब सारे बन चुके हैं, और SN10 तक शायद बन चुका है, मतलब फिजिकली बनाना स्टार्ट हो गया SN10 तक। हिसाब ये कि हर एक चीज़ में ये लोग छेड़खानी कर रहे हैं। वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग में क्या चेंज कर देगा, अब तो मेटल भी चेंज करने की बात हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में था कि कार्बन फाइबर करेंगे, फिर उसको हटाया गया स्टेनलेस करेंगे। स्टेनलेस में कौन सा स्टेनलेस के अगर मैं आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, एलॉय में छेड़खानी बहुत की जाती है। तो आम आदमी को समझाने के लिए हम लोग ये करते हैं, इसकी कोडिंग की जाती है, जैसे कि 301 304L। तो 301 इस्तेमाल हो रहा था, काम करता है, बम है ऑब्वियसली, SN4 और 5 भी शायद उसी पे बना हुआ है, लेकिन अब इसे ये चेंज करना चाहते हैं। ऐसा करने का पूरा जितना मैंने नीचे एक बंदे का दे दिया जो मैकेनिकल इंजीनियर इसी चीज़ पर डील करता है, उनका हिसाब ये है कि 304L, एल का मतलब होता है लो कंटेंट, इसमें कार्बन बहुत कम होता है। उसका ये फ़ायदा होगा कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे वेल्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। अगर वो वेल्ड स्ट्रेंथ आप चाहते हो 301 में, क्या आप पहुंच सकते हैं? हाँ, लेकिन आपको अनीलिंग करना होगा, यानी कि वेल्डिंग करने के बाद आपको उसको फिर से पकाना पड़ेगा। अब बात ये होता है कि इतना बड़ा रॉकेट को फिर से पकाने के लिए अवन कहाँ से बनाएंगे, तो इसीलिए इसको चेंज करके 304 में जा रहा है, ताकि वेल्ड का स्ट्रेंथ और बढ़ सके। और स्टील में थोड़ा सा बेनिफिट है, जिस टेम्परेचर पर ये बात करना चाहते हैं उस तरह से। लेकिन यही समझिए बहुत थोड़ा अंतर है। बहुत केसेस में कंपनी इस पे हाथ ही नहीं करती कि यार 301 के लिए सारा मतलब बात कर ली होंगे जो भी स्टील मैन्युफैक्चरर हो, कि तुम हमको 500 टन भेजो या 600, तो उसको चेंज करना, जो कहते हैं ना संकन कॉस्ट फैलेसी, उसके कारण बहुत कंपनी इस पर नहीं चेंज करती। लेकिन ये ट्रायल बाय फायर है, इनको है कि नहीं एक एक चीज़ इतना सिंप्लीफाई करते जाओ, करते रहो, तो 304 में कूद जा रहा है, तो ये भी चेंज हो जा रहा है। और इनका एक तो रिसेंटली बहुत अच्छा चीज़ नोटिस किया कि इतना बड़ा बड़ा स्टील प्लेट्स वहाँ हो रहा है, तो कर क्या रहे हैं उसका। तो बात है कि उतना बड़ा जगह के पीछे वो इनको बाउंड्री वाल बनाना है, बाउंड्री वाल में उसी उस स्टील का इस्तेमाल करते रहे। स्मार्ट बॉय। सो प्रोटोटाइपिंग, इसीलिए इतने सारे नंबर है, SN4 SN5 SN6 SN7 हर बार बनाएंगे। कम से कम जब तक एक एक्चुअल फाइनल रॉकेट बनेगा, मैं हैरान नहीं हूँ अगर उस टाइम SN50 या 60 पे चल रहे होंगे तो। अब बात करते हैं इन पे बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्या होने हैं, बिग माइलस्टोन इनको क्या पहुंचना है। पहला ये समझिए कि इंजन इनका स्पेसिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, यानी कि काम कर रहे हैं, इंजन बन चुका है, बात सही है, इंजन काम करेगा, अगर अभी बनाना चाहे रॉकेट बन जाए। लेकिन बात है कि इंजन्स बहुत लग रहे हैं इनका, स्टेज 1 में बहुत ज़्यादा इंजन लगने का बात चल रहा है। अब वो इंजन ये कम रखना चाहते हैं, जितना कम इंजन होगा उतना आसानी से मैनेज कर पाएंगे, उतना सेफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंजन नहीं लाया। तो अभी तक स्टार्टिंग में जो देखे थे ना, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गए थे, 25 इंजन 50 इंजन 60 इंजन के पीछे भाग रहे थे, अब घटा के उसे 30 तक उतारे। और अभी यानी कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 2 दिन पहले इलॉन मस्क का एक कॉन्फ्रेंस में, मार्शन कॉन्फ्रेंस करके कुछ था, जिसमें वो डिस्कशन कर रहे थे ये 2 इंजन और घटाने की कोशिश की जाएगी, अगर इंजन को थोड़ा सा और पावरफुल बना सके तो 30 इंजन को घटा के 28 इंजन तक कर देंगे। तो ये तो फाइनलाइज करना पड़ेगा इनको, उसी के बाद गाड़ी आगे बढ़ सकती है। और अभी तक मैं इसीलिए इस पर वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि कोई भी टेस्टिंग नेक्स्ट लेवल पे हुई नहीं, सारा टेस्टिंग जो का त्यों ही था। बॉडी बनाई, बॉडी में एक इंजन लगाए, उसे लॉन्च किए, उसमें जितनी गलती हुई सीखे समझे, उसको फिर से किए, फिर से उसका ऊंचाई बढ़ाए। इससे तो कुछ कर नहीं रहते, क्योंकि अभी तक ये मल्टीपल इंजन से एक साथ इग्नाइट किए हैं। और चूंकि इनके पास 9 इंजन को मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, जो कि फाल्कन उसमें है, फाल्कन 9 में। आपको कि फाल्कन हैवी में ज़्यादा इंजन है, लेकिन उसका लॉजिक जो है 9 का है, मतलब मिक्स में चलता है कि मतलब एक यूनिट है, 3 यूनिट है, एक यूनिट के अंदर 9 इंजन है। यहाँ पे उनको सारे इंजन एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा फजीयत वाला चीज़ है, एक नेक्स्ट बड़ा अचीवमेंट होगा कि हाँ
अब ये सारे इंजन को एक साथ मैनेज कर पा रहे हैं। डिज़ाइन इनका अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये बात एकदम अच्छे से समझे, कोई भी डिज़ाइन इनका कुछ भी नहीं हुआ है। ये समझिए उस जगह पे जो लोग अपोलो मिशंस को अच्छे से फॉलो करें उसका डेवलपमेंट में, अपोलो का डेवलपमेंट पैरेलल में चल रहा था। मतलब एक बंदा का काम है स्टेज 2 बनाओ, एक का स्टेज 1 बनाओ, एक का काम है ऊपर में लगने वाला मॉड्यूल बनाओ, सब एक साथ बना रहे थे। ऐसा भी यहीं हो रहा है कि मतलब इंजीनियर्स को बोला कि भैया तुम मेटल वेल्डिंग करना करो, किस साइज़ के लिए बनाना वो नहीं, तुम मेटल वेल्डिंग सीखो। कैसे करेंगे बाद में हम लोग डिसाइड करें, चेंज हो सकता है। और ये होता ही रहता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे स्टेप्स होता है जो हम लोग नहीं देखते, आम पब्लिक नहीं देखती है, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा मिशन हो रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसका स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही स्पेस शटल में हुआ, ऐसे ही अपोलो में हुआ, ऐसे ही मरकरी में हुआ, बस वो सब स्टेप देख नहीं रहे थे। इस बार स्टेप दिख रहा है तो लग रहा है इतने सारे स्टेप्स लेते हैं, ऐसे ही होता है, हर चीज़ ऐसे ही होता है। तो वही समझिए इनका डिज़ाइन अभी फाइनलाइजेशन से बहुत दूर है, और प्लस एक्चुअल ऑर्बिट पे जाना बहुत दूर है। मतलब इनका अभी किलोमीटर नहीं क्रॉस हुआ है, और 100 किलोमीटर क्रॉस करेंगे तब ऑर्बिट पे पहुंचेंगे। और प्लस इनको लैंडिंग करना है, और इस बार फाल्कन 9 के पास लग्जरी नहीं है। फाल्कन 9 का अगर लैंडिंग फेल हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, मतलब बूस्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैसा ये नहीं कर सकते। इनको लैंडिंग एकदम क्रिटिकल है कि लैंडिंग सही सलामत सेफली होना चाहिए, क्योंकि पैराशूट नहीं है, इमरजेंसी एस्केप सिस्टम नहीं है। इनका लैंडिंग हर मामले में, हर हालत में 100% सही होना चाहिए। तो अभी बहुत दूर है, बहुत लंबी दूरी जानी है गाड़ी को। अब बात करते हैं सबसे बड़ा बात है, इलॉन मस्क का काम बम बम होता है, उसमें कोई डिस्कशन है। उनका पैशन बेमिसाल होता है, कुछ कुछ चीज़ में थोड़ा ज़्यादा बह जाते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ में अच्छे से चलते हैं उसमें बहुत अच्छा चलता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चीज़ पे हर किसी को थोड़ा शांति रखना चाहिए, उनका टाइमलाइन का कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर ये सबसे पहली बार अनाउंस किया गया था, जिसे आज हम स्टारशिप कहते हैं, वो इंटरप्लानिटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया था सितंबर 2016 में। उस टाइम का अनाउंसमेंट में देखिए कि वो लोग किस टाइम पर लॉन्च करने का बात कर रहे थे। फिर सितंबर 27 में मतलब एक साल हो गया, इसका डिज़ाइन को रिफाइन किया कि नहीं कुछ ज़्यादा वो 300 टन लो अर्थ ऑर्बिट पे जा रहा है, थोड़ा नीचे थोड़ा प्रैक्टिकल हो। फिर उसके बाद फिर डिज़ाइन चेंज किया गया, फिर इसको नामांकन तो हो चुका था BFR। सो सितंबर 2018 में फिर डिज़ाइन चेंजेस किए गए कि कैसे इसको किया जाए। फिर डिज़ाइन चेंजेस हुए दिसंबर 2018 में, फिर डिज़ाइन चेंजेस हुआ है सितंबर 2019 में। तो मतलब डिज़ाइन चेंज, अभी तक डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि ये हम बना रहे हैं, मतलब अभी सिर्फ ये समझिए इसका स्लॉट है, इस स्लॉट में कुछ बना रहे हैं। तो अभी उस जगह पे नहीं है कि 2024 का डेडलाइन कंप्लीट हो सके। और काफ़ी सारे एनालिस्ट ने कहा है कि मतलब ये 2024 के पास जो टारगेट है नासा का कि वो करना है, वो शायद पॉलिटिकल इलेक्शन के चलते हो रहा है कि वो करें कि नहीं करें। और बहुत कम चांस है कि कोई भी रॉकेट 2024 में नासा को वापस मून पे ले जा सकता है। तो वो आके शायद हो जाए, लेकिन ढंग से। और इस बार वो जाके वापस नहीं आना चाहते, इस बार जाके बेस बनाना है, यही मेन डिफरेंस होगा अपोलो मिशन कंपेयर में। तो वैसा कोई रॉकेट रेडी नहीं है। SLS कब जाके चालू होगा भगवान जाने। ब्लू ऑरिजिन का चल रहा है लेकिन उनका स्पीड बहुत धीमा है। SpaceX फुल स्पीड पे भी चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ बाकी है उनका कि मतलब अगर ये डिज़ाइन ऐसा रहता कि 2016 से फिक्स डिज़ाइन उसी पे डेवलपमेंट कर रहे होते कि ठीक है हमको ये करना है, तो अभी आगे रहते हैं। लेकिन इनका डिज़ाइन मतलब बहुत वेग था स्टार्टिंग में। ये वेग डिज़ाइन के ऊपर वेग डिज़ाइन के ऊपर वेग डिज़ाइन का, अब जाके इनका ऐसा है कि नहीं इस डायमेंशन के अंदर रहना है, मतलब ये साइज से बड़ा नहीं जाना, इससे छोटा भले हो जाए लेकिन इससे बड़ा नहीं जाना। तो एटलीस्ट हो जाता है कि ठीक है इतना बड़ा लॉन्च पैड बनेगा, इतना ये सब हो गया है उनके पास अब जाके। तो हिसाब ये समझिए कि ह्यूमन सर्टिफिकेशन में बहुत टाइम लगता है। और इनके पास एक सबसे बड़ा समस्या है कि फाल्कन 9 का खूब डिमांड है, तो फाल्कन 9 की टेस्टिंग बजटिंग के लिए कोई इनको टेंशन नहीं लेना। लेकिन इस रॉकेट के लिए यानी कि स्टारशिप के लिए इनके पास कोई डिमांड नहीं होगा। स्टारशिप लगभग 100 टन तक भेज सकता है। कौन देगा इतना बड़ा पेलोड? समझिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 600 टन का है, उसका एक पेलोड का अगर देखेंगे तो उसका वजन 30 टन के अंदर रहता है। उसको बनाया गया था वैसा कि वो स्पेस शटल के अंदर रह सके। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है हमारे पास जो उतना वजन को एक साथ यूज़ कर पाए, मतलब ये ओवर पावर्ड है। तो इसका क्या कोई इस्तेमाल नहीं है? एक इस्तेमाल है जिस कारण से स्पेसएक्स खुद पड़ा हुआ है कि स्टारशिप मतलब स्टार लिंक जो कॉन्स्टलेशन बनाना चाहते हैं उनका हज़ारों सैटेलाइट का भेजने का है। और अभी उनका जो स्पीड से चल रहा है नहीं कर पाएंगे फुल स्पीड पर, मतलब फाल्कन 9 नहीं है उतना पावरफुल कि मतलब कई सौ सैटेलाइट भेजते, मतलब जितना भेज रहा है वो काफ़ी नहीं है। तो वो उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि अगर ये रॉकेट कंप्लीट हो जाता है तो इससे स्टार लिंक को कंप्लीट करने में आसानी होगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्च करना पड़ेगा इनको। मतलब ये टारगेट रखे थे 4000-5000 सैटेलाइट का, उतना नहीं हो पाएगा फाल्कन 9 से। मतलब कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा, मतलब ये इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि जब फाइनल कॉन्स्टलेशन को फुल करने जा रहे हैं, मतलब जो पहला लॉन्चेज है उनका अब एक्सपायरी टाइम आने लगेगा। तो इसीलिए
ये रॉकेट का सबसे गारंटीड यूज़ तो वो हो चुका है इनका कि इनको स्टारलिंक के लिए जबकि 100 से 500 600 सैटेलाइट तक एक साथ लॉन्च करने की बात करें तब यही कर पाएगा। तो वो तब करना आसान है। और ये इस बार कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने डिस्कशन किया था उसमें ये बात पे बार बार ध्यान देते कि पहले हज़ारों मिशन करेंगे जिसमें सैटेलाइट पे सैटेलाइट लॉन्च कर चुके होंगे, उसके बाद ह्यूमन सर्टिफिकेशन करेंगे। ह्यूमन सर्टिफिकेशन बच्चों का चीज़ नहीं है और चांसेस हो कि वो 4 साल के अंदर कर लें लगभग नामुमकिन है। आप फाल्कन 9 का देखिए कब का रॉकेट बन गया, फाल्कन 9, ये फाल्कन 9 है, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ह्यूमन टेस्टिंग के बीच में कितना गैप लगा था। तो बहुत कम चांस है कि 2024 में ये एक्चुअली कर लेंगे रॉकेट। रॉकेट रेडी हो जाए वही बड़ी बात है, और रॉकेट रेडी हो जाए प्लस ह्यूमन रेटिंग, ना 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 वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो इलॉन मस्क 2018 में मार्स पे लैंड कर रहे थे, वो वाला बात हो जाएगा। तो वही समझिए कि और अभी तक तो ये लोग लाइफ सपोर्ट पे काम भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ डिज़ाइन फाइनल नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो सब रफ प्रोटोटाइपिंग है, इसीलिए उसे प्रोटोटाइप बोला जा रहा है। उसका कोई डिज़ाइन फिक्स नहीं है, डायमीटर चेंज हो सकता है, हीट शील्ड चेंज हो सकता है, लेग लैंडिंग लेग का जो सिस्टम है वो तो मुझे गारंटीड लग रहा है कि वो चेंज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद फिर समझिए नासा जो पैसा दे रहा है वो बहुत कम है। नासा 150 मिलियन दे रहा है और इलॉन मस्क का खुद का कहना है, रफ बेयर मिनिमम एस्टिमेट है कि प्रोडक्शन का ये मतलब प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो आ रहा है वो आएगा $5 बिलियन। $5 बिलियन में 150 मिलियन तो चिल्ड्रन छुट्टा हो जाता है। और उसमें इनका ये होप है कि अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन जल्दी जल्दी कर पाएँ कि नासा का कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं इसको डेवलप करने में फ़ायदा है नासा का, तब नासा ये कर सकता है कि हाँ हम आपको देते हैं बिलियन, मतलब तब नासा कर सकता है कि 1-2 बिलियन हम दे देते हैं फ्री में, तब आपको कोई टेंशन नहीं है। तो वो अगर हो जाए तब हाँ स्पेसएक्स के पास वो आ जाए, क्योंकि अभी इनके पास उतना मैन पावर नहीं है, क्योंकि इनका मैन पावर बटा हुआ है। इनको स्टारलिंक भी कंप्लीट करना है और स्टारशिप भी कंप्लीट करना है, और दोनों को एक साथ करना है। उतना इनके पास मैन पावर नहीं है, प्लस पैसा भी नहीं है। तो इसीलिए यही समझिए कि अभी के हालत में बहुत सारे इनके सब सिस्टम इनकम्प्लीट है। और ऐसा ही होता है, मतलब इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों से कहूँगा बार बार, अपोलो प्रोजेक्ट का पूरा देखिए 8 साल में किस स्पीड से नासा चल रहा था, जो 8 साल में वो चीज़ किया, और कितने पैरेलल प्रोजेक्ट चल रहे थे, कितने लाखों लोग काम कर रहे थे एक साथ। मतलब यूनिवर्सिटी भर के लोग काम कर रहे थे, तब जाके किसी तरह वो किया गया था। तो वही समझिए कि स्पेसएक्स बड़ी कंपनी है, उतनी बड़ी भी नहीं है, और प्लस इनके पास पैसा है उतना भी नहीं, और प्लस चूंकि फाल्कन 9 का ही इतना डिमांड है तो सब लोग बोले ना भैया फाल्कन 9 से कर दो। इसीलिए देखिए फाल्कन हैवी का लॉन्च कितना कम हुआ है। तो भाई समझ टाइम लाइन के मामले में इलॉन मस्क जो भी बोलते हैं उसमें बस आराम से एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, या अगर सुन के रखना चाहते हैं तो उसमें 2 से 4 साल एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। तो क्या ये 2024 में लॉन्च कर पाएंगे? बेस्ट के सिनेरियो ये ऑर्बिटल टेस्टिंग 2024 में करें, ह्यूमन टेस्टिंग कोई चांस नहीं है। मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, चलिए एक रिस्क ले लिया जाए। हम बोल रहे हैं ये आज 11 तारीख 9वें महीने 2020 में बोल रहा हूँ कि 2024 में नहीं होगा, देखते हैं कि मैं गलत होता हूँ कि सही होता हूँ। तो बस वही हिसाब है कि टाइमलाइन जो इन्होंने बोला उसमें, और ह्यूमन टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ह्यूमन रेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 में जाके वापस आए, वो तो शायद कर लेंगे, लेकिन ह्यूमन टेस्टिंग में टाइम लगेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन स्टारशिप का, जो अपडेट्स हुए हैं, जो बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में आया, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।